हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुटॉपर। फ्रेंड्स, पिछले काफ़ी समय से हमारे चैनल पर सेट नहीं आ रहे थे। वजह मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई भी है। कुछ कैजुअलिटी हो गई थी, कुछ टेक्निकल इशू भी था, लेकिन अब आपको सेट रेगुलर मिला करेंगे और बहुत जल्दी दो सेट भी मैं आपको एक दिन में प्रोवाइड कराया करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले के 2 सेट हमने ऑलरेडी डाल दिए हैं। आप जानते हैं कि 30 अप्रैल 2022 ये हमारा लक्ष्य है। बीपीएससी की परीक्षा प्री की इसी दिन होनी है। अभी तक की संभावित तिथि ये है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस सेट को। पहला प्रश्न है कि हर्षवर्धन के दरबारी कवि का नाम क्या था? हर्षवर्धन के दरबारी कवि का नाम था बाणभट्ट। हर्ष के दरबार में बाण, मयूर, हरिदत्त, जयसन ऐसे बहुत सारे प्रसिद्ध कवि थे और बहुत सारे लेखक भी थे। अगर बाणभट्ट की बात करें तो इनकी प्रसिद्ध रचना है हर्षचरित। हर्षचरित ये बाणभट्ट की काफ़ी प्रसिद्ध रचना है और इस रचना से हर्ष के विषय में काफ़ी ज़्यादा जानकारियाँ हमें मिलती हैं। दूसरा प्रश्न है, इनमें से बौद्ध धर्मावलंबियों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? फ्रेंड्स देखिए, वेद के बारे में आप जानते हैं, वेद बौद्ध धर्मावलंबियों का ग्रंथ नहीं है। उपनिषद के बारे में भी आप जानते हैं, मनुस्मृति भी जानते हैं। एक क्या बच रहा है? त्रिपिटक। और वास्तव में त्रिपिटक ही वो ग्रंथ है जो कि बौद्ध धर्मावलंबियों का पवित्र ग्रंथ है। त्रिपिटक के अंतर्गत आते हैं सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भगवान बुद्ध की मृत्यु महापरिनिर्वाण किस स्थान पर हुई? फ्रेंड्स, भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई कुशीनगर में। इसका नाम कुशीनारा था उस समय। और 483 ईस्वी पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में यहाँ पर भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई, जिसे हम महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। चौथा प्रश्न है, लोथल की खुदाई से किस सभ्यता का पता चला? लोथल की खुदाई से आप जानते हैं कि लोथल जो नगर था वो सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह नगर था। तो लोथल की खुदाई से सिंधु घाटी सभ्यता का ही पता चलता है। इसका उत्खनन SR राव ने किया था 1975 ईस्वी में। चलते हैं अगले प्रश्न पर। भगवान महावीर का जन्म स्थान कहाँ है? भगवान महावीर का जन्म स्थान है कुंडग्राम में। वैशाली के कुंडग्राम में 540 ईस्वी पूर्व में भगवान महावीर का जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु की बात करें तो ये हुई थी 468 ईस्वी पूर्व में। कहाँ? पावापुरी में। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबा दें, ताकि अब हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आप जानते हैं कि हमने मेंस की तैयारी के लिए भी प्रश्न डालने शुरू कर दिए हैं। एक प्रश्न चंपारण सत्याग्रह का पड़ा हुआ है, जिसमें उसके साथ उसके नोट्स भी आपको मिल रहे हैं। साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम का पब्लिक ग्रुप भी है। आप चाहें तो टेलीग्राम पे आराम से सर्च कर सकते हैं एडुटॉपर पब्लिक ग्रुप। ठीक है, एडुटॉपर पब्लिक ग्रुप के नाम से आपको ये चैनल मिल जाएगा, ये ग्रुप मिल जाएगा। और यहाँ आकर आप डायरेक्ट मेरे से भी संपर्क कर सकते हैं, डायरेक्ट मेरे से भी डिस्कशन कर सकते हैं किसी टॉपिक, किसी डाउट को लेकर। फ्रेंड्स, हमारा छठा प्रश्न है, नंदवंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है। नंदवंश के राजा थे महापद्मनंद, और इनके बाद महापद्मनंद के बाद इनके पुत्र धनानंद ने शासन संभाला। और धनानंद के समय ही आप जानते हैं कि अलेक्जेंडर यानी सिकंदर का आक्रमण हुआ था। और इसके बाद जिस राजवंश ने शासन किया वो था मौर्य वंश। 16 महाजनपदों की सूची कहाँ उपलब्ध है? फ्रेंड्स, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में। अंगुत्तर निकाय ये बौद्ध ग्रंथ है। इसके अलावा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी हमें 16 महाजनपदों की सूचना मिलती है। लेकिन चूंकि ऑप्शन में हमें केवल अंगुत्तर निकाय मिल रहा है, भगवती सूत्र नहीं मिल रहा है, इसीलिए हम इसे ही सही उत्तर कहेंगे। अगला प्रश्न है कि ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। ये अंग्रेज विद्वान थे। इन्होंने अशोक के लेखों को, जो कि ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, इनको 1837 यानी 1837 ईस्वी में पढ़ा था।
अगला प्रश्न है हमारा कि सिखों के 10वें गुरु कौन थे। देखिए फ्रेंड्स, सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। ऐसे आप जानते हैं कि सिखों के प्रथम गुरु थे गुरु नानक और 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह हमारे बीपीएससी के लिए थोड़ा ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाते हैं ना, क्योंकि इनका जन्म बिहार के पटना शहर में हुआ था और ये जन्म कब हुआ था, 1666 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह एक महान योद्धा थे, कवि भी थे, भक्त भी थे और स्पिरिचुअल लीडर भी थे, यानी आध्यात्मिक भक्त भी थे। इन्होंने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना भी की थी और जो खालसा पंथ की स्थापना है ये सिखों के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। अगला प्रश्न है, किस दिल्ली सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की। फ्रेंड्स, ये स्थानांतरण करने वाले थे मोहम्मद बिन तुगलक। इन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी। वे सिख गुरु जिन्होंने 1699 में आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना की, तो अभी मैंने आपको बताया फ्रेंड्स, ये थे गुरु गोविंद सिंह जो सिखों के 10वें गुरु थे। इनमें से 1945 से 46 में दिल्ली में पेश हुए आईएनए के मुकदमों में के पक्ष में पेश हुए वकील कौन थे। फ्रेंड्स, इस आईएनए के मुकदमे के बारे में आपको बता दूं कि जो आज़ाद हिंद फौज के बंदी सैनिक थे, इन पर ब्रिटिश सरकार के द्वारा दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चलाया गया था। ठीक है, इनके बचाव का जो नेतृत्व किया था ये भूला भाई देसाई ने किया था। इसके अलावा कांग्रेस की डिफेंस टीम में सर तेज बहादुर सप्रू के नेतृत्व में मुल्क के उस समय के कई नामी गिरामी कई वकील, भूला भाई देसाई, सर दिलीप सिंह, आसफ अली, जवाहरलाल नेहरू, बख्शी सर टेकचंद, कैलाश नाथ काटजू, बहुत सारे वकील वहाँ पे शामिल थे। और ये जो इन सेनानियों का जो इस समय बंदी बनाए गए थे, इन सेनानियों का नेतृत्व करने के लिए, इनका मुकदमा लड़ने के लिए आगे आए थे। अगला प्रश्न, मैडम कामा ने भारत के त्रिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था। इन्होंने फहराया था स्टुअर्टगार्ड में। स्टुअर्टगार्ड में जो जर्मनी में है, इसमें दूसरी इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में झंडा फहराया गया था और इसको भारतीय स्वतंत्रता का झंडा कहा गया था। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। बहमनी राज्य की स्थापना कब की गई थी। देखिए, बहमनी राज्य की स्थापना की थी अलाउद्दीन बहमन शाह ने और ये स्थापना की गई थी 1347 ईस्वी में। अगले प्रश्न पे चलते हैं। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपने अपने साथ कॉपी कलम भी रखा होगा और कॉपी कलम नहीं भी रखा है तो भी आप मेरे साथ आंसर्स को सेलेक्ट कर रहे होंगे, चुन रहे होंगे और उम्मीद है कि वीडियो के अंत में आप मुझे ज़रूर बताएंगे कि आपने कितने आंसर सही किए। और याद रखिए, ये सिर्फ मुझे बताने की बात नहीं है। जब आप उस आंसर को, उन सही आंसर्स के नंबर को, अपने मार्क्स को कमेंट बॉक्स में लिखेंगे ना, तो आपको खुद भी लगेगा कि मैंने इतने प्रश्नों में से इतने उत्तर सही किए। ठीक है, तो एक साइकोलॉजिकल भी इसका इफेक्ट पड़ता है, तो आप इसको ज़रूर करें। चलिए, 15वां प्रश्न है कि 1905 ईस्वी में बंगाल के विभाजन का आदेश किसने दिया था। फ्रेंड्स, इस समय जो भारत के वायसराय थे ये थे लॉर्ड कर्जन। ठीक है, लॉर्ड कर्जन, इन्होंने ही बंगाल के विभाजन का आदेश दिया था। और आपको पता होगा कि इसका विभाजन इन्होंने किस आधार पे किया था। इनका कहना था कि ये विभाजन मैं प्रशासनिक सुविधा के लिए कर रहा हूँ। हालांकि इनकी वास्तविक मंशा क्या थी, वास्तविक मंशा थी राजनीतिक थी, यानी हिंदू और मुस्लिमों के बीच में फूट डालकर शासन करने की इनकी वास्तविक मंशा इस समय थी। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूर्ण किया। देखिए, कुतुब मीनार का निर्माण कराने का काम तो शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन इसे पूरा किया था इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश की बात करूं तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और ऐबक की मृत्यु के बाद दिल्ली की सल्तनत का सुल्तान यही बना था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सिपाही विद्रोह या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष में हुआ था। आप में से बहुत सारे लोग तो अब सोच रहे होंगे कि चलो अगले प्रश्न पे आओ, क्योंकि बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत ही पॉपुलर प्रश्न है ये। 1857 में हुआ था। ठीक है, एक दो बातें बता दूं इसके बारे में। 1857 का जो विद्रोह था ना, इसमें कुछ निशानों को, कुछ चिन्हों को अपनाया गया था। ये चिन्ह क्या थे, एक था चिन्ह रोटी और दूसरा था कमल। ठीक है, 18वां प्रश्न है हमारा कि खिलजी राजवंश का शासनकाल कब से कब तक था।
खिलजी राजवंश का शासनकाल था 1290 से 1320 ईस्वी पूर्व तक। खिलजी राजवंश की बात करें तो इसकी स्थापना की थी जलालुद्दीन खिलजी ने। हर्ष साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? हर्ष की राजधानी थी थानेसर ने। थानेसर में हर्ष, चूँकि जब ये सिंहासन पर बैठा तो ये समय था 600 ईस्वी, और हर्ष ने लगभग 643 ईस्वी में कन्नौज और प्रयागराज में 2 विशाल धार्मिक सभाओं का आयोजन भी किया था। आप तो जानते हैं कि हर्ष के साम्राज्य में ही, हर्ष के शासनकाल में ही प्रसिद्ध चीनी यात्री वेनसांग भी भारत आया था। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत सरकार का शुभारंभ कहाँ किया था? सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत सरकार का आरंभ किया था सिंगापुर में, ठीक है। और ये कब हुआ था? 1943 में। महानवमी या नवरात्रि उत्सव किसके साम्राज्य में बहुत ही उत्साह से मनाया जाता था? ये मनाया जाता था विजयनगर साम्राज्य में। विजयनगर साम्राज्य के महान शासक थे तुलु वंश के कृष्णदेव। इन्हीं के साम्राज्य में महानवमी या नवरात्रि का उत्सव मनाया जाता था इतने धूमधाम से। पूर्व वैदिक काल का विस्तार कब से कब तक था? देखिए, पूर्व वैदिक काल का विस्तार था 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक, ठीक है। पूर्व वैदिक काल का विस्तार था 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक। इसे ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं। और इसके बाद उत्तर वैदिक काल जो था ना, उसका समय था ये 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक। अगला प्रश्न है कि नई दिल्ली में 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में किसने विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था? देखिए, 3 जून 1947 को विभाजन की योजना जो थी वो आई थी, और 14 जून 1947 को एक बैठक हुई जिसमें इस विभाजन प्रस्ताव का समर्थन किया था गोविंद बल्लभ पंत ने। गोविंद बल्लभ पंत ने इसको प्रस्ताव को पेश किया था और समर्थन किया था अबुल कलाम आज़ाद ने। यानी सही उत्तर यहाँ क्या होगा? अबुल कलाम आज़ाद। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किस चीज़ का बना था? ये बना था मुख्य रूप से लकड़ी का। और इसी महल के विषय में मेगास्थनीज ने लिखा था कि ये महल मनुष्यों द्वारा बनाया गया नहीं लगता, बल्कि इसे बनाने के लिए स्वर्ग से देवदूत आए होंगे। अब सोचिए इस महल को कितनी खूबसूरती से बनाया गया था। 25वां प्रश्न है अकबर, ठीक है, ये मिसप्रिंट है। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? अकबर ने कई सारी इमारतें बनवाई थी, बल्कि इसमें जितने भी लिखे गए सब अकबर ने ही बनवाए थे। इनमें से पंचमहल है ना, पंचमहल का नक्शा जो है ये पिरामिड के आकार का है। इसका नक्शा बौद्ध विहार की तरह लगता है। इसको हवा महल भी कहते हैं। हाथी गुम्फा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है? देखिए, हाथी गुम्फा का अभिलेख हमें खारवेल के विषय में जानकारी देता है। आपको बता दूं कि 1ली शताब्दी ईसा पूर्व में कलिंग भारत का एक बहुत ही शक्तिशाली राज्य बन गया था। यहाँ पर चेदी वंश के महामेघवाहन कुल का शासन था और इसी वंश का सबसे शक्तिशाली राजा हुआ खारवेल। इनके विषय में ही हाथी गुम्फा से, जो कि उदयगिरी पहाड़ी में है, एक बिना तिथि का अभिलेख मिला। इस अभिलेख पे कोई तिथि मेंशन नहीं है। इसमें खारवेल के बचपन, शिक्षा, राज्याभिषेक, राजा होने के बाद इनके 13 वर्षों का शासनकाल, इन सभी चीज़ों का क्रमबद्ध विवरण दिया गया है। अगला प्रश्न है मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग हुआ है। ये क्या था? देखिए, ये चकला जो था ना, ये सूबा और परगना के बीच की क्षेत्रीय इकाई था, लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं था, यानी सरकार के रूप में नहीं प्रयोग होता था। सूबा और परगना के बीच की क्षेत्रीय इकाई था, ऐसे समझिए इसको। मध्यकाल में एडमिनिस्ट्रेशन की सुविधा के अनुसार हर प्रांत को कई सारे जिलों में विभाजित किया गया था। हर जिला या हर सरकार कई सारे परगनों में विभाजित थी और हर परगने के अंदर बहुत सारे गांव हुआ करते थे, ठीक है। तो शाहजहां के शासनकाल में कुछ परगनों को एक में मिला के, जैसे मान लीजिए ये परगने हैं, इनको एक में मिला करके चकला नाम से एक नई इकाई का गठन किया गया था। अगर आपने क्लास 7th की NCERT पढ़ी है तो उसमें इसका आपको विवरण आसानी से मिल जाएगा।
हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग होता था? हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर प्रयोग होता था लाल रंग। जो इस समय मिट्टी के बर्तन होते थे इनको मृदभांड कहते थे। इन मृदभांडों को पकाने पे ये लाल रंग के हो जाया करते थे, जबकि इनके ऊपरी हिस्सों में लाल रंग, एक तो लाल रंग के हो जाते थे और ऊपरी हिस्सों में इनके लाल रंग की पुताई भी की जाती थी और नीचे की तरफ काले रंग की चित्रकारी की जाती थी इस पर। अगला प्रश्न है, निम्न विदेशी यात्रियों में से किसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? भारत की यात्रा करने वाला विदेशी यात्री था डच ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी फ्रांसिस्को प्लर्सट। ठीक है, इन्होंने 1618 ईस्वी में भारत की यात्रा की थी। आगे बढ़ते हैं हम। स्वतंत्रता पूर्व भारत में किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था? देखिए, स्वतंत्रता पूर्व भारत में स्वराज दल का समर्थन करने वाले थे मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, नवंबर 1923 में जो विधान परिषद के चुनाव हुए थे, इसमें सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की 101 निर्वाचित सीटों में से 42 सीटों पर स्वराज पार्टी की जीत हुई थी और मध्य प्रांत में भी इनको काफ़ी बहुमत मिला था। बंगाल में ये सबसे बड़ा दल बन गया था। इस समय इसका समर्थन जिन्ना के नेतृत्व में किया गया था, जो उदारवादी और व्यक्तिगत रूप से कुछ विधायक थे, जैसे कि मदन मोहन मालवीय वगैरह ने भी इसका समर्थन किया था। कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की? कृष्णदेव राय ने स्थापना की थी नागलापुर की। ये कृष्णदेव राय के बारे में आप जानते हैं कि ये विजयनगर के सबसे महान शासक रहे हैं और इन्होंने नागलपुर नामक एक नए नगर की स्थापना की। इसके अलावा इन्होंने प्रसिद्ध हजारा विट्ठल स्वामी नाम का मंदिर भी बनवाया था। बल्कि कृष्णदेव राय के शासनकाल को ना विजयनगर में साहित्य का क्लासिकी युग माना जाता है। इन्होंने बहुत सारी उपाधियां भी धारण की थी, जैसे आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमें बताना है कि इसमें से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध तो 1526 ईस्वी में ही हुआ था, तो ये तो बिल्कुल सही है। खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में, ये भी सही है। और घाघरा का युद्ध ये हुआ था 1529 में, ये भी सही है। लेकिन चंदेरी का युद्ध 1530 में नहीं हुआ था, बल्कि ये युद्ध हुआ था 1528 में, इसलिए ये इसका आंसर होगा डी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब यहाँ से भूगोल के प्रश्न शुरू हो रहे हैं फ्रेंड्स। हमारा प्रश्न है कि पृथ्वी की छत कहाँ स्थित है? देखिए, पृथ्वी की छत कहते हैं तिब्बती पठार को, जिसे हम पामेर का पठार भी कहते हैं। इसे संसार की छत कहते हैं और पामेर के पठार के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगला प्रश्न है, गर्म रेगिस्तानों और उनके चारों ओर पवन धूल से बनने वाली मृदा को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है लोयस मृदा। ठीक है, लोयस मृदा। ये हवा से जो उड़ा हुआ गाद होता है, रेत वगैरह के द्वारा इसको बनाया जाता है। 35वां प्रश्न, इनमें से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है? देखिए फ्रेंड्स, नेपाल, चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये चारों ही देश हैं जो भारत के साथ सीमा साझा करते हैं, लेकिन सबसे लंबी सीमा साझा करता है बांग्लादेश। ठीक है, और आपको बता दूं कि लगभग 4096 किलोमीटर के आसपास सीमा बांग्लादेश भारत के साथ साझा करता है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे अधिक विस्तृत मैदान कौन सा है? भारत का सबसे अधिक विस्तृत मैदान अगर मैं आपको बताऊं, नहीं, मैं इसका उत्तर नहीं बताऊंगी। इसका आंसर आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में, और 2 दिन के बाद इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख के मैं पिन कर दूंगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर आप मुझे बताएंगे। अगला प्रश्न है, ग्रेट बैरियर रीफ किसके समीप स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ आपको पता है ऑस्ट्रेलिया के समीप स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में आपको बता दूं कि विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के क्वींसलैंड और न्यू साउथ वेल्स के उत्तर पूर्व में स्थित है ये। अगला प्रश्न है, भारत का 40% सड़क परिवहन किस माध्यम से होता है? भारत का 40% सड़क परिवहन होता है राष्ट्रीय राजमार्ग के द्वारा, यानी ए इसका सही आंसर होगा। विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी और लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा निर्यातक और उत्पादक दोनों है? चलिए इसके ऑप्शंस देखते हैं। ये है
डी कनाडा। जी हाँ, अमेरिकी देश है ये, उत्तरी अमेरिकी देश है कनाडा। ये मुलायम लकड़ी और लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है, इसलिए यहाँ का जो कागज उद्योग है ना वो काफ़ी प्रसिद्ध है। 40वां प्रश्न है, किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है? शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है कावेरी नदी पर। ये श्रीरंगपट्टनम और शिव समुद्रम द्वीपों के बीच में स्थित है। 41वां प्रश्न है, इन नदियों में सबसे अधिक पथ परिवर्तन किसने किया? ये तो आप जानते ही हैं, सबसे अधिक पथ परिवर्तन करने वाली नदी है कोसी नदी, और इसी के कारण हमारे उत्तर बिहार में प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती है, और साथ ही साथ कोसी नदी को बिहार का शोक भी माना जाता है। आम्र वर्षा क्या है? देखिए, आम्र वर्षा सुन के लगता है कि आमों की वर्षा हो रही है, और देखिए सारे के सारे ऑप्शन भी ऐसे ही हैं, लेकिन बेसिकली ये क्या है ना, ये बिहार और बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा है। होता क्या है कि ये जो वर्षा होती है हल्की सी, ये आम के उत्पादन के लिए काफ़ी फायदेमंद होती है, इसीलिए इसे आम्र वर्षा कहते हैं। अगले प्रश्न में देखिए सूची है, 2 सूचियाँ दी गई हैं और इनको हमें मिलाना है। एक तरफ नृजातीय समूह दिए गए हैं, दूसरी तरफ देश दिए गए हैं, ठीक है। तो हमें बताना है कि कौन सा समूह किस देश में पाया जाता है। यहूदियों के लिए है इज़राइल, टेडा का है लीबिया, बेजा मिस्र और लूर ईरान, ठीक है। अब हमें बताना है कि इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो देखिए, भारत का कुल क्षेत्रफल बिल्कुल सही है, 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर। भारत का अक्षांशीय विस्तार भी ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, ये भी सही है। भारत का रेखांशीय विस्तार ये भी सही है, और लेकिन ये जो डी है ना, भारत में राज्यों की संख्या, ये 26 नहीं है, ये 28 है, इसलिए ये आंसर हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन क्या है? चिपको आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जिसमें वृक्षों को बचाने के लिए लोग वृक्षों से चिपक जाया करते थे। इसकी शुरुआत की थी सुंदरलाल बहुगुणा ने उत्तराखंड में। इस आंदोलन का उद्देश्य पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए वृक्षों को काटने से बचाना था। सीमेंट उद्योग लगाने के लिए कौन सी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है? देखिए, सीमेंट उद्योग लगाने के लिए हमें आवश्यकता पड़ती है विद्युत की, ठीक है, इसके अलावा परिवहन की और कच्चे माल की। कोयले की आवश्यकता नहीं पड़ती। सीमेंट उद्योग के बारे में आपको बता दूं, यानी कि यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा। सीमेंट उद्योग देश का सबसे उन्नत उद्योग है जो कि कच्चे माल पर आधारित है, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत का वो कौन सा स्थान है जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर तीनों मिलते हैं? तो आप जानते हैं कि भारत का जो ये वाला पॉइंट है ना, ये पॉइंट यहीं पर तीनों मिलते हैं। इधर बे ऑफ बंगाल है, यानी बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, इधर हिंद महासागर। और ये स्थान कौन सा है? ये स्थान है कन्याकुमारी, जहाँ का सनसेट और सनराइज दोनों ही काफ़ी प्रसिद्ध है। और ये कौन से राज्य में है? तमिलनाडु में। 48वां प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? तो आप तो जानते ही हैं, 7वां स्थान है। तो चलिए आपको बता दूं कि इसके पहले के 6 और देश कौन कौन से हैं। सबसे बड़ा देश है रशिया, इसके बाद कनाडा, फिर तीसरे नंबर पे आता है चीन, इसके बाद यूएसए, फिर आता है ब्राज़ील, और छठे नंबर पे आता है ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद 7वें नंबर पे हमारा भारत आता है। अब इन उच्चावच आकृतियों पर ध्यान देना है और हमें बताना है कि पश्चिम से पूर्व की ओर इनका क्या क्रम है। यानी जो सबसे पश्चिम में जो आकृति आती है, अगर ये भारत का नक्शा एक तरह से मान लिया जाए, तो हमें बताना है कि सबसे पश्चिम से लेके पूर्व की तरफ बढ़ते हुए बताना है। पहले कौन सा मिलेगा, इस तरीके से पूर्व तक हमें जाना है। तो इसमें सबसे पश्चिम में हमें मिलेगा महादेव पर्वत श्रृंखला, इसके बाद मैकाल पर्वत श्रृंखला, ठीक है। इसके बाद आता है छोटा नागपुर पहाड़ और अंत में आती हैं खासी की पहाड़ियाँ। यानी 1, 2, 3, 4, यही इसका सही उत्तर होगा।
और ये देखिए पहला ही ऑप्शन सही है। इनमें से कौन सा जोड़ा सही है हमें ये बताना है। इसमें नदियाँ दी गई हैं और संबंधित राज्य दिए गए हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें सही जोड़ा है लूनी, राजस्थान। राजस्थान की एकमात्र महत्वपूर्ण नदी है लूनी। बाकी सभी, जैसे कि इंद्रावती की बात करें तो इंद्रावती नदी जो है ये छत्तीसगढ़ में प्रवाहित होती है, ठीक है। भीमा नदी महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, और घाट प्रभा जो है ये महाराष्ट्र और कर्नाटका में ये भी प्रवाहित होती है, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कौन सा जोड़ा सही नहीं है, चलिए देखते हैं ऑप्शंस को। देखिए इसमें ये सही नहीं है, ठीक है। कच्छ में वन संसाधन नहीं मिलते, कोल्हान सही है। कच्छ में ना जल संसाधन मिलते हैं, मालाबार तट पे भी जल संसाधन होगा, मध्य गंगा मैदान में तो मृदा संसाधन है ही। एक कौन सा गलत है, बी। कौन सा जोड़ा सही है एक बार फिर से हमें यही बताना है इसमें। तो यहाँ जब आप देखेंगे तो लद्दाख में सूती वस्त्र उद्योग नहीं होता, ठीक है। दंडकारण्य में जूट की खेती नहीं होती। उत्तरी बिहार में चीनी उद्योग होता है, ये महत्वपूर्ण है। रॉयल सीमा में चाय का बागान नहीं है, यानी कि सी आंसर हमारा सही है। भारत में इन राज्यों का उच्च से निम्न जनसंख्या घनत्व का 2011 की जनगणना के अनुसार सही क्रम हमें बताना है। इसका सही क्रम है बिहार, पंजाब, झारखंड, उत्तर प्रदेश। बिहार का जो उत्तराखंड। बिहार का जो घनत्व है जनसंख्या का वो है 1106, ये मैं 2011 की जनगणना के अनुसार बता रही हूँ। पंजाब 557, झारखंड 414 और उत्तराखंड 189। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है और सही उत्तर देना है सुमेलित करके। चलिए इसको मैच करते हैं। थारू जनजाति जो है ये पाई जाती है उत्तर प्रदेश में, भील राजस्थान में, गद्दी हिमाचल प्रदेश में और मुंडा झारखंड में, ठीक है। अगला प्रश्न है बेगई क्या है। देखिए बेगई एक जनजाति है जो पश्चिमी एशिया में पाई जाती है। कार्टेजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है। देखिए कुछ प्रोटोकॉल हैं जो हमें बार बार, जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल और कार्टाजेना प्रोटोकॉल। तो कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध जो है ना ये जैव सुरक्षा समझौते से है, ठीक है, जैव सुरक्षा समझौते से। इसको 29 जनवरी 2000 को स्वीकार किया गया था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है। इसका मुख्यालय स्थित है केन्या की राजधानी नैरोबी में। ये संयुक्त राष्ट्र संघ की एक एजेंसी है जो पर्यावरणीय क्रियाकलापों में सहयोग करती है। इसके स्थापना की बात करें तो ये 1972 में स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न है नेशनल सेंटर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट कहाँ पर स्थित है। देखिए NCDM यानी नेशनल सेंटर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट ये स्थित है नई दिल्ली में। इसकी स्थापना हुई थी 1995 में। मौसम बदलने का क्या कारण है। देखिए फ्रेंड्स मौसम बदलने का कारण यहाँ पे जो ऑप्शंस आप देख रहे हैं तो मूल रूप से होता है कि पृथ्वी की 2 तरह की गतियाँ होती हैं। एक होती है जिसमें पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है पश्चिम से पूर्व की तरफ, और दूसरी गति होती है जिसमें पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, जिसको हम लोग रेवोल्यूशन कहते हैं। ये रेवोल्यूशन करते हुए पृथ्वी चूँकि अपने अक्ष पर झुकी हुई है और साथ में पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर चक्कर भी लगा रही है, यही वजह होता है मौसम बदलने का। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, सी। इसके आगे हम चलते हैं। राज व्यवस्था के प्रश्न यहाँ से शुरू हो रहे हैं। इनमें से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मसले पर पुनर्विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, इसका सही उत्तर है डी,
44वां संशोधन। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा ये जोड़ा गया कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के निर्णय को स्वीकार करने के पूर्व मंत्रिमंडल से उस पर पुनर्विचार करने का आग्रह कर सकते हैं, लेकिन अगर पुनर्विचार के बाद भी मंत्रिमंडल या संसद ने बिल्कुल उसी चीज़ को वापस भेज दिया तो राष्ट्रपति उसको मानने के लिए बाध्य हो जाएंगे। इसके साथ ही साथ 44वें संशोधन से एक और चीज़ जोड़ी गई थी। क्या जोड़ी गई थी? एक और चीज़ किया गया था कि जो हमारा मौलिक अधिकार है ना, संपत्ति का अधिकार, इसको मौलिक अधिकारों की कैटेगरी से निकालकर लीगल यानी विधिक अधिकार बना दिया गया था। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। जो सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं वो कहाँ के होते हैं? देखिए, लोकसभा अध्यक्ष के जो चुनाव करते हैं ना, वो लोकसभा के ही सदस्य होते हैं। यही लोग मिलकर के लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। इसका जिक्र जो है वो आर्टिकल 93 में किया गया है। भारतीय संसद में कौन शामिल है? देखिए, भारतीय संसद में शामिल होते हैं लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, संविधान का जो अनुच्छेद है 79 आर्टिकल, इसके अनुसार भारतीय संसद का गठन लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर होता है। संसद में शून्यकाल का समय कब से कब तक होता है? देखिए, संसद का जो पहला घंटा होता है ना, वो प्रश्नकाल का होता है और शून्यकाल का समय होता है 12 बजे से 1 बजे तक। ठीक है, दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक शून्यकाल होता है। शून्यकाल का कोई प्रावधान संविधान में नहीं था, लेकिन इसको लाया गया कि अगर कोई ऐसा मामला है जिस पे फ़ौरन ध्यान जाना चाहिए और फ़ौरन ही उसके लिए कोई सॉल्यूशन होना चाहिए, तो उस तरह के मामलों को इस शून्यकाल में उठाया जाता है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिख कर दे सकते हैं? सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र देते हैं राष्ट्रपति को। संसद में प्रथम लोकसभा बिल कब पेश किया गया था? देखिए, संसद में प्रथम लोकसभा बिल पेश किया गया था 1968 में। पहली बार 1966 में मोरारजी देसाई की अध्यक्षता वाले एक प्रशासनिक सुधार आयोग ने लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्त के गठन की अनुशंसा की थी। इसी के आधार पर फिर बाद में लोकपाल बिल पेश किया गया 1968 में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यापार और बलात् श्रम निषेध है, ये कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? देखिए, ये प्रश्न है फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकारों के विषय में। आप जानते हैं कि हमारे संविधान में भाग 3 में 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों की चर्चा है। 6 मौलिक अधिकार हैं हमारे पास, जिसमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और धर्म की स्वतंत्रता, इसके अलावा शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो इसमें जब हम देखेंगे ना, तो अनुच्छेद 23 में मानव का दुर्व्यापार और बलात् श्रम दोनों निषेध है, क्योंकि इन्हें शोषण का रूप माना जाता है। 67वां प्रश्न है हमारा, 67वां प्रश्न, कि इनमें से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है? देखिए, ये प्रश्न तो आप एलिमिनेट करके भी बना सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि GV.K. राव समिति जो है, ये ग्रामीण विकास और प्रशासनिक समायोजन, गरीबी निवारण, इन चीज़ों से संबंधित है। अशोक मेहता समिति तो फिर आपकी पंचायती राज के ढांचे से संबंधित रही है। LM सिंघवी समिति भी पंचायती राज से ही संबंधित रही है। तो हमारे पास ऑप्शन बच जाता है दिनेश गोस्वामी समिति। इसका संबंध चुनाव सुधारों से है। उद्देशिका में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए? उद्देशिका में यानी हमारी प्रस्तावना में सिर्फ एक बार अभी तक संशोधन किया गया है, 1976 में। ये संशोधन था 42वां संविधान संशोधन। इसके द्वारा हमारे संविधान में समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया। आपको बता दूं कि 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि कोई व्यक्ति अगर राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है तो वो कितने समय के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है? देखिए, ये प्रश्न अभी आप हाल में भी देख सकते हैं। हमारे पश्चिम बंगाल में जो मुख्यमंत्री हैं वो राज्य विधायिका की सदस्य नहीं थी और इसके बाद भी उन्हें मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। तो ये कितने समय के लिए नियुक्त किया जा सकता है? ये 6 माह के लिए। 6 माह के अंदर इन्होंने अगर विधायिका की सदस्यता नहीं ली तो इन्हें मुख्यमंत्री पद से
हटना पड़ेगा। और ये सिर्फ मुख्यमंत्री के लिए नहीं, किसी भी मंत्री के लिए होता है, और केंद्र और राज्य दोनों में ही यही बातें होती हैं। भारत में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? देखिए, पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है मूल रूप से लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए, और ये राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है ना, DPSP, इसमें अनुच्छेद 40 में ये प्रावधान है कि राज्य ग्राम पंचायतों के संगठन के लिए कदम उठाएगा और इनको स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए शक्ति भी देगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व नहीं करता किस चीज़ का? तो देखिए, यहाँ भी एलिमिनेशन से काम लेना होगा। शक्तियों का विकेंद्रीकरण का करता है, लोगों की हिस्सेदारी भी होती है, सामुदायिक विकास भी होते हैं, लेकिन पुरुषों की हिस्सेदारी इसमें नहीं होती। सिर्फ पुरुषों की हिस्सेदारी का प्रतिनिधित्व नहीं करता ये, इसलिए डी ऑप्शन सही होगा। सफलतापूर्वक कार्य करने हेतु पंचायत राज को सहयोग की जरूरत पड़ती है। आप देख रहे हैं कि पंचायत राज से बहुत सारे प्रश्न हैं। मैं कोशिश करूंगी कि पंचायत राज का एक स्पेशल वीडियो आए। चलिए इसको देखते हैं। पंचायत राज को किसके सहयोग की जरूरत पड़ती है? पंचायत राज को जरूरत पड़ती है स्थानीय जनता के सहयोग की। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? इसका सही उत्तर है 12। इसके साथ ही आपको एक बात और बता दूं कि लोकसभा में भी राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाने का प्रावधान था 2 व्यक्तियों को, 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के व्यक्तियों को, अगर उनका प्रतिनिधित्व लोकसभा में नहीं है तो। लेकिन 104वां संशोधन हुआ, संविधान संशोधन, जिसके द्वारा इस प्रावधान को अब समाप्त कर दिया गया है। यानी जो हमारी अगली लोकसभा होगी उसमें ये 2 व्यक्तियों के नामांकन की बातें नहीं होंगी, लेकिन राज्यसभा का जो केस है वो यथावत है, इसीलिए यहाँ पर हमारा उत्तर क्या होगा? 12। भारतीय संविधान की जिस धारा के अनुसार विधानसभा का गठन होता है वो कौन सी धारा है? भारतीय संविधान की धारा 170 के अनुसार विधानसभा का गठन होता है। हमारे संविधान की 170 जो अनुच्छेद है, जो आर्टिकल है, इसके अनुसार राज्यों में विधानसभाओं के गठन का प्रावधान है। 75वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार संघ का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? देखिए, संघ के कार्यकारी अध्यक्ष होते हैं राष्ट्रपति, जिन्हें देश का प्रथम नागरिक भी कहते हैं। वहीं अगर राज्य के कार्यकारी अध्यक्ष की बात करें तो वो होते हैं राज्यपाल। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? देखिए, अनुच्छेद 324 जो है ना, ये निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है, और निर्वाचन आयोग का कार्य क्या है? भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से चुनाव को संपन्न कराना। आगे बढ़ते हैं। विधि का नियम और कानून या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या होता है? इसका अर्थ होता है सभी के लिए कानून एक है और सभी के लिए न्यायतंत्र भी एक है, यानी ए ऑप्शन सही होगा। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान दिए गए? देखिए, मैंने कहा कि पंचायती राज पे बहुत सारे प्रश्न आते हैं। सही उत्तर है ए 9, जो हमारे संविधान में 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में। इसके अनुसार संविधान के भाग 9 के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया? अभी मैंने आपको बताया कि 1992 में जो संशोधन हुआ था, 73वां संशोधन, इसके द्वारा भारतीय व्यवस्था में तीसरे दर्जे की सरकार जोड़ी गई, जिसे हम पंचायती राज के नाम से जानते हैं। इसके साथ ही फ्रेंड्स, इस सेट को मैं यहाँ पे समाप्त करती हूँ। ये सेट का पहला पार्ट है। दूसरे पार्ट में फिर हम लोग साइंस, मैथ्स, इकोनॉमिक्स और बिहार स्पेशल और थोड़ा सा करंट, इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल पर, देखते रहिए इन सेट को, करते रहिए प्रैक्टिस, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए आउट ऑफ 79। थैंक यू।